नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तरकाशी में बढ़ी श्रद्धालुओं की संख्या, कपाट खोलने के साथ ही लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। पहले दिन 9,800 लोगों ने दर्शन किए हैं। गंगोत्री धाम में 1600 श्रद्धालु पहुंचे। यमुनोत्री धाम में अब यहाँ पर 8,200 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो चुका है और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ इसकी शुरुआत हुई है। भारी तादाद में लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है और धार्मिक परंपराओं के साथ क्योंकि इसकी शुरुआत हुई है और ऐसे में अब श्रद्धालु जो हैं लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं का भारी उत्साह भी देखने को मिलता है और यात्रा के पहले ही दिन दोनों धामों में कुल 9,800 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन कर अपनी आस्था प्रकट की है। जो जानकारी सामने आई है, पहले दिन यमुनोत्री धाम में 8,200 श्रद्धालु पहुंचे, जबकि गंगोत्री धाम में 1600 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस तरह से दोनों धामों में कुल मिलाकर 9,800 श्रद्धालुओं की मौजूदगी दर्ज की गई है, जो यात्रा के प्रति लोगों की गहरी आस्था और उत्साह को दर्शाती है। मुख्य तीर्थयात्रियों के स्थानीय श्रद्धालु और देव डोलिया भी धामों में विशेष भागीदारी रही। गंगोत्री धाम में 1450 स्थानीय श्रद्धालु और देव डोलियों ने दर्शन किए, जबकि यमुनोत्री धाम में ये संख्या 1350 रही। यानी कि लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और इसी तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए खास तौर पर इंतजाम किया गया है। तो कल से चारधाम यात्रा की शुरुआत और सिर्फ पहले दिन की बात कर ली जाए तो भारी तादाद में श्रद्धालुओं की वहां पर मौजूदगी रही है और धीरे धीरे श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी भी हो रही है। कपाट खुलने के साथ ही भीड़ भारी तादाद में देखने को मिल रहा है। देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और पहले दिन 9,800 लोगों ने दर्शन किए। चारधाम यात्रा शुरू होने के साथ ही तेजी से रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आंकड़े बढ़ने के साथ ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाली भी लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। हालांकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के मुकाबले ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वालों की गिनती थोड़ा सा कम है, लेकिन माना यह जा रहा है कि आने वाले समय में ये संख्या भी बढ़ सकती है। सभी स्कूलों का टाइम होने की वजह से परिवार के साथ आने वाले शायद बच रहे हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि छुट्टियों के बाद ये संख्या बढ़ सकती है। बहरहाल हरिद्वार में होने वाले ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में तीसरे दिन 2,421 लोगों ने यात्रा के लिए रजिस्टर कराया है खुद को। पहले दिन ये संख्या 1,043 और दूसरे दिन 1,493 रही। इस तरह अब तक कुल 4,957 लोग ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो अलग अलग जगहों पर रजिस्ट्रेशन को लेकर बूथ्स भी बनाए गए हैं और कि जिसको भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रही है, परेशानियों का जो लोग सामना कर रहे हैं ऑनलाइन, वो ऑफलाइन प्रक्रिया को आजमा रहे हैं और इसीलिए खास तौर पर इंतजाम किया गया प्रशासन की तरफ से कि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसीलिए अलग अलग काउंटर्स बनाए गए हैं ताकि भारी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे और ऑफलाइन अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सके। आपको बता दें कि ऐसे में अभी भी धीरे धीरे संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और तीसरे दिन 2,421 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। पहले दिन 1,043, दूसरे दिन 1,493 रजिस्ट्रेशन हुए और धीरे धीरे आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से संख्या जो है वो बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कई तरह की दिक्कतें होती हैं और इसीलिए लोग जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से बचते भी हैं। कई लोग ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को अपनाते हैं। प्रशासन की तरफ से भी ऋषिकेश में कई बूथ बनाए गए हैं ताकि जो लोग दूर दराज से आ रहे हैं, जो विदेशों से आ रहे हैं, अगर वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं तो उनके पास ऑप्शन के तौर पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी हो। इसीलिए भारी तादाद में अब तक लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। अब बताते चले कि इन 3 दिनों में 4,900 से भी ज़्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। श्रद्धालुओं की तरफ से ये रजिस्ट्रेशन हुआ है, ऑफलाइन ये रजिस्ट्रेशन हुआ है। धीरे धीरे संख्या जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रशासन को ये बात पहले से पता थी और इसीलिए अलग अलग बूथ को बनाया गया है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, क्योंकि चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में अब तक दर्शन के लिए हजारों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हैं। कल क्योंकि पहला दिन था और कपाट खुलते ही दूर दराज से लोग वहां पर पहुंचे और विधि विधान से पूजा अर्चना की और इस बीच जो है आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। दूसरी तरफ अभी भी धीरे धीरे श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और ख़ास तौर पर इंतज़ाम किया गया है। जो दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु उनको रहने, खाने पीने और यात्रा में किसी भी तरह की कोई दिक्कत या फिर कोई रुकावट ना हो, इसको भी ध्यान में रखते हुए खास इंतज़ाम किया गया है। कई जगहों पर कैंप लगाए गए हैं
ताकि पूरी सुविधा जो है आम जनता तक पहुंच सके। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी कहा गया है कि सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। खुशबू गौतम हमारे साथ जुड़ गई हैं। खुशबू, क्योंकि भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, लगातार संख्या बल में भी इजाफा हो रहा है, खास इंतजाम किया गया है। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं, ऑफलाइन भी विशेष तौर पर इंतजाम है। खुशबू, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए फिर से खुशबू से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि इस बीच जो है सभी धामों के लिए खास इंतजाम है और खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहले दिन भी अधिकारियों से बातचीत की है। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, हर एक व्यवस्था को खुद सीएम ने देखा है, परखा है और तुरंत प्रभाव से अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। चाहे वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जहाँ पर कैंप लगाया गया है, जहाँ पर बूथ लगाए गए हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, इसको भी ध्यान में रखते हुए खास इंतजाम है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं ये भी हम आपको बता दें। हरिद्वार ऋषिकुल मैदान में 20 काउंटर लगाए गए हैं। 24 घंटे ये काउंटर ओपन रहते हैं। 3 शिफ्ट में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। ऋषिकेश और विकास नगर में भी खास तौर पर सुविधाएं की गई हैं। जब भी आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहुंचे तो कुछ सर्टिफिकेट्स को, कुछ कागजात को अपने पास जरूर रखें, जैसे कि आधार कार्ड, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फोटो आईडी बहुत ज़रूरी है, पैन या ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। और आपको बता दें कि जहाँ पर ये बूथ लगाए गए हैं, टेबल लगाए गए हैं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि दूर दराज से श्रद्धालु पहुँचते हैं, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसीलिए वहाँ पर बैठने की तमाम व्यवस्थाएं की गई है। मौसम को ध्यान में रखते हुए पानी, कूलर का भी इंतजाम किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया है पूर्वानुमान। देहरादून में 25 अप्रैल तक का यह अनुमान जाहिर किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। देहरादून समेत 8 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। 4000 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी की आशंका है। बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जाहिर की गई है। 22 और 23 अप्रैल को पूरे उत्तराखंड में मौसम साफ रहेगा। 24 और 25 अप्रैल को फिर से मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी और मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आएगा। और इसीलिए वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि एक तरफ चारधाम यात्रा की शुरुआत भी हुई है और ऐसे में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसको खास तौर पर ध्यान में रखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। प्रवेश राय हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। प्रवेश, वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ कहना है वेदर डिपार्टमेंट का? जी तरन्नुम, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार पूर्वानुमान जारी कर रहा है, इसी के तहत चारधाम यात्रा भी चल रही है। अब देखना होगा किस प्रकार से प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो इस मौसम में किस प्रकार से हो पाएंगी या किस प्रकार से क्या आगे होने वाला है, ये तो मौसम ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया उसमें 8 जिले दिए गए हैं। 8 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई, जिसमें देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ सहित इन तमाम 8 जिलों में लगातार आज बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की भी संभावना है। देखना होगा किस प्रकार से मौसम आज सटीक साबित होता है। लेकिन हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में आज धूप खिली हुई है, लेकिन जिस प्रकार से मौसम लगातार अपनी करवट बदल रहा है, इसमें ये देखना होगा कि चारधाम यात्रा में इस प्रकार से अगर मौसम यूं ही करवट बदलता रहा लगातार तो प्रशासन को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी प्रवेश, क्योंकि वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से एक बार कहा गया है कि फिर से मौसम में तब्दीली होगी और रुक रुक कर ये बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा, प्रशासन कितना अलर्ट मोड पर है चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीते कई महीनों से पहले ही लगातार प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ था। लेकिन अब जिस तरीके से बात की जाए मौसम की, तो सबसे बड़ी दिक्कतों का सामना ये करना पड़ता है कि जब पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश होती है या बर्फबारी किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वहां पर पहाड़ फिसलने की, पहाड़ों पे दरकने की भी समस्या देखने को मिलती है, जिसे लैंडस्लाइड के तौर पर देखा जाता है, जिसमें पहाड़ यात्रियों को भी काफी नुकसान झेलना पड़ता है। कई कई दिन तक रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो अगर इसी प्रकार से अगर मौसम ने करवट बदली तो देखना होगा कि जो बारिश के मौसम में, यानी कि जो मौसम जून जुलाई में देखने को मिलती है, जो हालात जून जुलाई में देखने को मिलते हैं, वो अभी से ना देखने को मिले उत्तराखंड सरकार को। इस वजह से देखना होगा कि लेकिन प्रवेश, एक चीज बिल्कुल साफ है कि इस बदलते मौसम की वजह से लोगों को गर्मी से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जी बिल्कुल, ये गलत नहीं होगा। जिस तरीके से अगर मौसम यूं ही बदलता है तो लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ये भी हीट वेव की भी 10 दिन की चेतावनी दी गई है राज्य में। तो जिस तरीके से लगातार मौसम बदल रहा है, करवट बदल रहा है, तो देखना होगा किस प्रकार से आगे आने वाले समय में मौसम बना रहेगा। जी क्योंकि प्रवेश, इस बीच जो है गर्मी का मौसम है और श्रद्धालु भी दूर दराज से पहुंच रहे, चारधाम यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है। पेयजल को लेकर क्या कुछ प्रशासन की तरफ से इंतजाम है?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से जिला जिला हरिद्वार की बात की जाए या ऋषिकेश की, जिस तरीके से चारधाम यात्रा की पूरी की बात की जाए, तो उसमें लगातार ये देखा जा रहा है कि जो यात्रा है जिसमें वाटर कूलर की व्यवस्थाएं भी की गई है, जहां जहां पर पंजीकरण केंद्र है वहां पर भी पूर्णतः व्यवस्थाएं की गई है, प्रशासन द्वारा पेयजल की पूर्णतः व्यवस्था है। तो किसी प्रकार से प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड दिखाई दे रहा था, जिस वजह से अब जो है यात्रियों को काफी सुकून, और जो यात्री आ रहे हैं वो भी काफी व्यवस्थाओं बिल्कुल, की यानी कि कुल प्रोत्साहन कर रहे मिलाकर हैं। प्रशासन की तरफ से खास तौर पर इंतजाम किया गया है। नजरें आप बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर उधम सिंह नगर के जसपुर में प्रतिमा स्थापना को लेकर पिछले 4 दिनों से चल रहा है विवाद। अब राजनीतिक रंग ले चुका है और इस पूरे मामले में वर्तमान और पूर्व विधायक आमने सामने आ चुके हैं, जहां पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल ने वर्तमान विधायक से सार्वजनिक माफी की मांग की है। विवाद की शुरुआत प्रतिमा स्थापित करने को लेकर हुई थी। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब वर्तमान विधायक ने पूर्व विधायक को खुली चुनौती देते हुए नजर आए और कहा कि जगह तुम्हारी, समय तुम्हारा, दो दो हाथ करना चाहते हैं। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल ने 20 अप्रैल को शाम 5 बजे बीएसपी इंटर कॉलेज में आने की बात कही थी। वहीं इसी मुद्दे पर पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल ने स्थानीय लोगों के साथ एक निजी बैंक्वेट हॉल में बैठक की। बैठक में मौजूद लोगों ने वर्तमान विधायक के बयानों पर नाराजगी जाहिर की है और कहा कि ये बयान गलत रहा। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया है कि वर्तमान विधायक को शाम तक माफी मांगने का समय भी दिया गया। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो कल शाम 5 बजे दोनों नेता आमने सामने आ सकते हैं। मीडिया से बातचीत में पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल ने उन पर व्यापार मंडल और स्थानीय लोगों को धमकाने का भी आरोप लगाया। दिन में जो घटना चक्र जश्न में गुजरे हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक विधायक जो जनसेवक होता है वो हठधर्मिता पर जो उतरे और अपनी अपनी चलाई, जनता की नहीं सुनी, तो ये ऐसा घटना चक्र आज आया है। उन्होंने व्यापार मंडल को धमकाया, स्थानीय निवासियों को धमकाया और बिना अनुमति के एक मूर्ति लगाने की बात कही। अब मेरे परिवार में मेरे पिताजी पर अलग अलग लांछन लगा रहे हैं। देहरादून में एलपीजी गैस की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है, जहां निरंजनपुर इलाके के पास एक बंद पेट्रोल पंप के कमरे में चल रहे अवैध गैस रिफिलिंग के बड़े खेल का खुलासा हुआ है। डीएम सवीन बंसल के निर्देशन पर जिला प्रशासन की क्विक रिस्पांस टीम ने छापा मार के मौके से 32 गैस सिलेंडर और 4 रिफिलिंग उपकरण जब्त किए हैं। घरेलू, छोटे और व्यावसायिक सिलेंडर बरामद किए गए। साथ ही 327 सिलेंडरों से लदा वाहन भी कब्जे में ले लिया गया है। छापेमारी के दौरान जो है चालक मौके से फरार हो चुका। तो वही प्रशासन ने साफ कहा है कि कालाबाजारी में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पौड़ी के पाबो विकासखंड के युवा अंकित शर्मा ने पहाड़ी क्षेत्रों की परिवहन समस्या को देखते हुए जुगनू नाम से एक नया राइड बुकिंग एप्लीकेशन तैयार किया है और ये ऐप 2 पहिया और 4 पहिया दोनों प्रकार के वाहनों के लिए उपलब्ध होगा, जिससे लोग अपने मंजिल तक आसानी से और कम समय में पहुंच सकेंगे। दरअसल आमतौर पर मैदानी इलाके में ऑनलाइन टैक्सी जैसी सेवाएं पहले से संचालित हैं, लेकिन पहाड़ों में ऐसी सुविधाएं अब तक सीमित रही हैं और इसी कमी को महसूस करते हुए अंकित शर्मा ने स्थानीय ज़रूरतों को ध्यान में रखकर जुगनू ऐप विकसित किया। वर्तमान में जुगनू ऐप श्रीनगर और रुद्रप्रयाग में शुरू हो चुका है, जबकि जल्द ही इसे पौड़ी में भी लॉन्च किया जाएगा। खास बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से फ्री रखा गया है। सर हाँ, हमने अपना ऐप पौड़ी में लॉन्च कर रखा है और इसमें आप काम करके या पार्ट टाइम फुल टाइम काम करके अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के 3 फायदे। एक तो हमारे साथ नो रजिस्ट्रेशन फीस है, जुड़ने का कोई पैसा नहीं लिया जाता। दूसरा ये है कि आप अनलिमिटेड टाइम्स ऑनलाइन ऑफलाइन आके इनकम जनरेट कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि अगर आप जैसे आज आप 500-1000 रुपये कमाते हैं तो आप तुरंत ही वो अपने बैंक अकाउंट में प्राप्त कर सकते हैं। और ये उनके लिए सुविधा है जो हमारे साथ काम करते हैं, लेकिन हमने अपने ग्राहकों के लिए 50% ऑफ रखा है फर्स्ट 2 राइड्स में। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने प्ले स्टोर पे जुगनू ऐप डाउनलोड करना है, जहां पे आपने जाना है वहां की लोकेशन आपने डाल देनी है।
तुरंत ही 2-4 मिनट में हमारा राइडर आपके पास आएगा। आपने उनको OTP देना है और उनके साथ बैठ के अपनी डेस्टिनेशन पे चले जाना है। वेतन और श्रमिक अधिकारों को लेकर उत्तर प्रदेश के नोएडा में उठी आवाज अब उत्तराखंड में रुद्रपुर के पंतनगर सिडकुल क्षेत्र तक पहुंचती दिखाई दे रही है, जहां पर अलग अलग 4 कंपनियों के सैकड़ों महिला और पुरुष श्रमिक अपनी अपनी कंपनियों के बाहर इकट्ठा हुए और जोरदार प्रदर्शन करते नजर आए। अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद के श्रमिकों ने कंपनी के गेट के सामने बैठकर नारेबाजी करते हुए वेतन वृद्धि, ओवरटाइम भुगतान और बेहतर कार्य परिस्थितियों की मांग भी उठाई है और इसी दौरान उन्होंने कंपनी प्रबंधन पर अनदेखी और उत्पीड़न के गंभीर आरोप भी लगाए। प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों का कहना है कि वो लंबे समय से कंपनी में कार्यरत हैं, लेकिन उनके वेतन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। हर बार सिर्फ आश्वासन देकर मामला टाल दिया जाता है। स्थिति को देखते हुए कंपनियों के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात रखा गया, जो पूरे समय हालात पर नजर बनाए रहे और श्रमिकों को शांत कराने में पुलिस की टीम जुटी रही। उन्होंने मारा था और धक्का भी दिया था और अभी ये वीडियो आपकी भी बनाई थी मैंने कि 11,000 दे रहे हैं और वेल्डिंग का काम है तो मांग कर रहे हैं कि 8 घंटे के 18,000 दिए जाए तो वहाँ पैसे उसे कुछ नहीं मिलते हैं। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं होती है, खाली पट्टी कराकर घर भेज दिया जाता है, ना ड्यूटी देते हैं ना कुछ। कितने लोगों के हाथ कट गए वहाँ पे? वहाँ तो हमारे सामने 3-4 लोगों के हाथ कट चुके हैं, 2 की उंगली कटी हुई है। वो अभी भी कंपनी में काम कर रहा है, दूसरी जगह पे कटी हुई उंगली तो काम कर रहा है, दूसरी जगह पे लगा दिया उसे। यहाँ पे ना कंपनी साइन करके देती है और ना ही हमारी कोई सुनवाई होती है। हम तो सैलरी के लिए तो बाद में कहेंगे, लेकिन हमारा PF ही जमा नहीं हो रहा, तो हम किस भरोसे काम करें यहाँ। कालाडूंगरी स्थित जिम कॉर्बेट संग्रहालय में जिम कॉर्बेट की 72वीं पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई गई है और इस अवसर पर कॉर्बेट ग्राम विकास समिति और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित किए हैं। कार्यक्रम के दौरान कॉर्बेट ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष राजकुमार पांड्या ने बताया कि कॉर्बेट का सपना था कि ये गांव रोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बने और आज छोटी हल्द्वानी में लोग होम स्टे संचालित कर अपनी आजीविका चला रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण के संतुलन के साथ क्षेत्र का विकास हो रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार देखा जा सकता है। ये आज जो है जिम कॉर्बेट की जो है ये 72वीं पुण्यतिथि है और ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट ग्राम विकास समिति और वो छोटी हल्द्वानी गाँव के सभी लोगों के द्वारा मनाई जा रही है और ये हर साल हम लोग उनका जन्मदिन और जो है एनिवर्सरी हम लोग मनाते हैं, गांव के सभी लोग मिलके मनाते हैं। तो वो इसलिए मनाते हैं कि जिम कॉर्बेट ने जो है यहाँ के लिए जो भी कार्य किए हैं वो एक अभूतपूर्व है। कॉर्बेट साहब की 72वीं पुण्यतिथि है, तो आज कॉर्बेट ग्राम विकास समिति और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। इसको हर साल हम मनाते हैं जिम कॉर्बेट की याद में। और जिम कॉर्बेट एक बहुत बड़े शिकारी थे। शिकारी होने के बाद फिर उन्होंने धीरे धीरे कंजर्वेशन यहाँ पर स्टार्ट किया था और पूरे कुमाऊं गढ़वाल को उन्होंने लिखा हुआ अपनी किताबों में। और जो हमारा देश का पहला नेशनल पार्क है उनके नाम पर रखा गया है। इसलिए रखा गया क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, इसलिए उनको हम आज याद कर रहे हैं। और उनके नाम से पूरा रामनगर या कालाढूंगी या कोटाबाग पूरे एरिया में इको टूरिज्म एक्टिविटी के तहत लोग आते हैं देखने के लिए। इसमें हम लोग यहाँ पर होम स्टे चला रहे हैं, नेचर गाइड का काम कर रहे हैं, सोवेनियर का काम कर रहे हैं और यहाँ पे जो है जंगल सफारी भी ऑर्गेनाइज हो रही है। तो कहीं ना कहीं उनसे सभी क्षेत्रवासियों को यहाँ पर रोजगार मिला हुआ है। विकासनगर में चर्चित अपहरण और फिरौती कांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां इस पूरे मामले में फरार चल रही आखिरी आरोपी महिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सनसनीखेज मामले में 5 आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने भोजावाला निवासी शक्ति पुंडरीर का घर में घुसकर अपहरण किया और उनकी मां से 1 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सामने आया है कि ये गिरोह लोगों को निशाना बनाकर ब्लैकमेल कर धन वसूलता था। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और इस गिरोह से जुड़े बाकी संभावित आरोपियों की तलाश में भी पुलिस की टीम है। ऋषिकेश के भटवाला रेलवे फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आकर बैंक मैनेजर की मौत हो गई है। हादसा इतना भीषण था कि शव 2 हिस्सों में बंट गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं उनके पास से मिले पहचान पत्र से मृतक की पहचान
की गई और वो उत्तराखंड यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक में सीनियर ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत था। साथ ही सूचना मिलते ही फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। टीम ने मृतक के घर से टेबल पर रखी शराब की बोतल और बेड पर कपड़ों के 3 फंदे बरामद किए हैं। पुलिस हर पहलू से इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी है। हमने आज तक अपने लाइफ में तो कभी उनको शराब पीते हुए देखा ही नहीं है। कभी पार्टी पुर्टी में हमने उनको कई बार बोला भी, लेकिन उन्होंने बोला मैं शराब नहीं पीता हूँ। अभी 3 दिन पहले तो शुक्रवार, शनिवार, इतवार को घर से पार्ट निपटा के आए, सोमवार को ड्यूटी में आए थे, है ना। आज तक हमने उनको, हमारे नॉलेज में नहीं है हमने उनको शराब पीते थे। वो तो बहुत सम्मानित टाइप का व्यक्ति था और बहुत रिजर्व टाइप का आदमी था। 4 आदमी हो, लेकिन ये आदमी तो दारू पीता था नहीं। और जो वहाँ पे फंदे भी मिले हुए हैं तो वो किस बात का संकेत करते हैं? मेरा नाम भी सत्य रुपड़ी है, मैं पड़ोस में ही रहता हूँ। और भाई साहब जो है हमारे बड़े भाई की तरह है, बहुत ही सभ्य समाज वाले, बहुत ही अच्छे व्यवहार वाले, छोटों बड़ों से बड़े प्यार से बात करते थे। और कभी भी शादियों में, पार्टियों में हमने आज तक उन्हें शराब की बेंच पे या शराब पीते हुए आज तक हमने नहीं देखा। चंपावत में वन्यजीव तस्करी के खिलाफ पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गुलदार की खाल के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पूछताछ में गुलदार को मारने, खाल निकालने और हड्डियां जंगल में छिपाने की बात कबूल कर ली है। बता दें कि वन्यजीव तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एसओजी थाना रीठा साहिब पुलिस और वन विभाग की टीम ने पुराना थाना बैरियर के पास संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया और इसी दौरान संदिग्ध गतिविधि पर एक युवक को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी में उसके पास से गुलदार की खाल बरामद हुई है, जिसके बाद उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। टीम ने आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन, 200 रुपये नकद और एक स्कूटी भी जब्त की है। मोबाइल फोन की जांच में शिकार से जुड़े महत्वपूर्ण सबूत भी मिले हैं। वन्य जीव तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए जनपद चंपावत पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। प्राप्त जानकारी व सुरागरसी पतारसी कर एसओजी टीम, लोकल पुलिस व वन विभाग द्वारा संयुक्त चेकिंग करते हुए थाना रीठा क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति के पोजीशन से लगभग 2 मीटर लंबी तेंदुए की खाल बरामद हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि उसके द्वारा कुछ माह पूर्व फंदा लगाकर तेंदुए को मारा गया था। उसी तेंदुए की खाल वह बेचने हेतु लहघाट की ओर जा रहा था। साथ ही उसके द्वारा बताया गया तेंदुए की हड्डियां उसके द्वारा जंगल में कहीं छुपा दी गई है। अभियुक्त के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कराया गया है। साथ ही अन्य जानकारी जो उसके द्वारा बताई गई है उस पर विवेचना के क्रम में कार्य किया जाएगा। ऑपरेशन पहाड़ के तहत रुड़की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां रुड़की से बहला फुसलाकर कर्नाटक ले जाई गई नाबालिग किशोरी को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। आरोपी महिला बच्ची को यहां पर भीख मंगवाने और गलत धंधे में धकेलने की साजिश रच रही थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से उसके मंसूबे नाकाम हो गए। मामला पिरान कलियार थाना क्षेत्र का है। दरअसल 9 अप्रैल को एक महिला 14 साल की बच्ची को कपड़े दिलाने के बहाने अपने साथ ले गई और फिर वापस नहीं लौटी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने 16 अप्रैल को आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया और बच्ची को भी सकुशल बरामद कर लिया। 10 अप्रैल को एक महिला ने ये सूचना दी थाने में आके कि उसकी नाबालिग बच्ची को एक महिला जो उसकी पड़ोस में ही रहती थी बहला फुसला करके ले गई है। तो पुलिस ने उसमें इमीडिएट मुकदमा दर्ज किया। एक संवेदनशील मामला था। वो महिला कुछ दिन पहले ही झांसे में लेकर के उसने उनसे दोस्ती करी और बच्ची को ले गई। इस लगातार वो महिला अपना लोकेशन चेंज कर रही थी। उसके पास कोई ऐसा एग्जैक्ट ठिकाना भी नहीं था और वो उसकी मां को लगातार बरगला रही थी। हमारी टीम ने लगातार इस पे काम किया तो फाइनली 7वें दिन में बेंगलोर कर्नाटक स्टेट में एक शहर जहाँ है वहाँ पर वो बच्ची ट्रेस हुई थी। हमारी टीम ने इमीडिएटली वहाँ मूव किया। हमारे एडिशनल एसआई उसको लीड कर रहे थे तो वहाँ लोकल पुलिस की मदद से हमने महिला और बच्ची को दोनों को रिकवर किया। गर्मी बढ़ने के साथ साथ चंपावत जिले के जंगल आग से धधकने लग गए हैं।
अराजक तत्वों की तरफ से जंगलों को आग के हवाले किया जा रहा है। जिले के बाराकोट ब्लॉक के गल्ला गांव के जंगलों में भीषण आग लग गई। देखते देखते आग पूरे जंगल में फैल गई, जिससे वन संपदा को बड़ा नुकसान पहुंचा है। जंगल में लगी आग की सूचना पर एसपी चंपावत रेखा यादव ने फायर स्टेशन लोहाघाट को तुरंत आग को बुझाने के निर्देश दिए, जिस पर फायर टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और जंगल में लगी भीषण आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। वन विभाग की टीम भी आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नैनीताल के गेठिया क्षेत्र के जंगलों में 2 अलग अलग स्थानों पर आग लग गई है, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। ये घटना फायर सीजन की शुरुआत के साथ सामने आई है। सूचना मिलते ही वन विभाग की एक टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास में जुट गई। तो 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर फायर फाइटर की तरफ से काफी कोशिश की गई कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। DCR के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई तो हमारा तो तुरंत अपने क्या कहते हैं MFE फायर यूनिट को लेकर तुरंत रवाना किया गया। वहाँ पर जाके मेरे इंचार्ज जो यूनिट इंचार्ज थे, उन्होंने मुझे सूचना दी कि आग बहुत दूर है गाड़ी की सड़क से, हमारी गाड़ी नहीं पहुँच सकती है। तो उनको मेरे द्वारा निर्देश दिया कि आप वहाँ पर मौके पर जाइए, वन विभाग की टीम के साथ आप बिटिंग मेथड से और फायर लाइन बना के इसको आग को कंट्रोल कीजिएगा। तो हमारे जवानों ने पूरी मेहनत से वन विभाग की सहायता के सहयोग से उसको आग को पूर्ण तरह काबू कर लिया गया। फिलहाल देवभूमि में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। श्री अयोध्या